हेलो दोस्तों, मैं केडी स्वागत करता हूं आपकी चैनल आरएम स्टडी पे। जैसे कि आपको पता है, अब जो सेशन चल रहा है स्टील प्लांट स्पेशल है, जो आज का क्लास जो 8th क्लास है। अब एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, आप तैयारी जोरदार से कीजिए। जैसे कि एक कहावत है, अगर सच्ची प्यार करनी हो तो आप आपकी किताब को कीजिए, क्योंकि वो सच्ची प्यार कभी धोखा नहीं देती है, वो आपको सक्सेस जरूर देगी। ठीक है, तो जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका कल का जो होमवर्क था इसका, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी सीरीज आरसी सर्किट बिहेव इज ऑलमोस्टली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ठीक है, आप जो है होमवर्क नहीं करते हो, ठीक है, आपको पसंद नहीं आता है, नहीं करते हो, पर मैं अपना काम जरूर करता रहूँगा। ठीक है, चलता हूँ आगे। व्हाट इज द कॉज फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रोसेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के प्रोसेस में हैवी स्पार्किंग क्यों होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर है कुछ इस तरह से है, ये वाला उसका पोल है। ठीक है, जीएनए से गया होगा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जब आपका रोटर जो है रोटेशन करना जब शुरू कर देगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जीएनए जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जीएनए मतलब जीएनए एमएनए पहली बात तो है पैरेलल रहेंगे। स्टार्टिंग कंडीशन जब आपका रोटेशन शुरू होगा, आपका एमएनए जो है आपका शिफ्ट कर जाए, ये वाला हो जाएगा आपका एमएनए। ठीक है, तो आपका एमएनए पे ब्रोस पोजीशन डालने से स्पार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो इधर आपका सही आंसर क्या होगा, एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज। ठीक है, एमएनए और जीएनए का अगर पोजीशन चेंज हो गया होगा तो आपका हैवी स्पार्किंग ओकर होगा प्रोसेस में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है प्रोसेस कहाँ प्लेस होता है, प्रोसेस आपका एमएनए में प्लेस होता है। एमएनए है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए है आपका जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच फीड कंट्रोल मेथड द डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कौन सा डीसी सीरीज मोटर आपका, व्हिच फीड कंट्रोल मेथड द डीसी सीरीज मोटर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में आपका मतलब डीसी सीरीज मोटर यूज होता है तो आपको पता है, और डीसी सीरीज मोटर में कौन सा जो स्पीड कंट्रोल मेथड आपका यूज होता है, तो ऑप्शन ए फील्ड डायवर्टर मेथड आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इधर सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच मटेरियल इज बिलोंग टू द क्लास बी इंसुलेशन। ठीक है, क्लास बी इंसुलेशन में आपका जो जाता है वो है फाइबर ग्लास। ठीक है, फाइबर ग्लास जाता है आपका क्लास बी इंसुलेशन में, और मैं बता रहा हूँ आपका जाता है आजबेस्टर भी जाता है। ठीक है, आजबेस्टर भी आपका क्लास बी इंसुलेशन में जाता है, और रेजिन जाता है। ठीक है, ये सब आपका क्लास बी इंसुलेशन में जाता है। ठीक है, ये जो कॉटन है, कॉटन आपका क्लास ए इंसुलेशन में जाता है। ठीक है, तो क्लास बी का पता चल गया, फाइबर ग्लास, आजबेस्टर, रेजिन, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच मटेरियल इज यूज टू स्टार्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी स्टार्टर। ठीक है, डीसी स्टार्टर का स्टार्टिंग पर्पज के लिए जो रेजिस्टेंस यूज होता है वो कौन सा मेटल में तैयार होता है, वो है आपका यूरे का। ठीक है, यूरे का जो है वो है आपका स्टार्टर रेजिस्टेंस में यूज होता है। निक्रोम यूज होता है आपका हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट है आपका निक्रोम यूज होता है। ठीक है, तो इधर का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। डीसी स्टार्टर में कौन सा रेजिस्टेंस यूज होता है, वो है यूरे का। चलते हैं आगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन 4-point स्टार्टर। आप तो देखे होंगे आपका होल्डिंग कॉइल जो एनवीसीए से ही यूज होता है। ठीक है, इधर से एक रजिस्टर सीरीज होकर आपका सप्लाई के साथ कनेक्ट हुआ होगा। ठीक है, ये जो रजिस्टर का ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपका एनवीसी का करंट को ये लिमिट करता है। ये जो रजिस्टर है एनवीसी का करंट को लिमिट करता है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है आपके लिए। चलते हैं आगे। Which is the best conductor? Which is the best conductor? बेस्ट कंडक्टर कौन है आपका, सिल्वर। सिल्वर जो है आपका बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर के बाद ये वाला 1 नंबर पे आएगा, 2 पे आएगा आपका कॉपर, 3 पे आएगा आपका गोल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी अगर देखने जाए, गोल्ड का कंडक्टिविटी 3 नंबर पे आएगा, सिल्वर के बाद कॉपर आएगा, कॉपर के बाद गोल्ड आएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द लैम्प विल गिव मोर लुमेन आउटपुट। कौन सा लैंप है जो ज़्यादा लुमेन आउटपुट देता है, वो है आपका सोडियम वेपर लैंप।
ठीक है। सोडियम वेपर लैम्प जो है लुमेन आउटपुट बहुत ज़्यादा देता है, तो ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। चलते हैं आगे। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल 29, ठीक है। तो आप अगर कन्वर्सन करेंगे बाइनरी को, ये वाला डेसिमल को बाइनरी कन्वर्सन करेंगे, आपका 2 जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए अच्छी तरह से देखिए, इसका आ जाएगा 2 1 जे 1, 2 4 जे 8, ठीक है। तो इधर 1 कैरी रहेगा आपका, ये आ जाएगा 2 7 जे 14, इधर आपका 0 कैरी रहेगा, 2 3 जे 6, इधर आपका 1 कैरी रहेगा, और 2 1 जे 3 आपका 1 कैरी रहेगा, इधर 1 आ गया। तो आपका नीचे से ऊपर तक ऐसे सीक्वेंस लिख लेंगे, कैसे है 1 1 1 0 1, ठीक है। तो डेसिमल में 4 4 ऐसे लेंगे, तो आगे आपका 3 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे 3 0 1 1 1 0 1, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। 29 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस से आप करेंगे, अगर ऐसे कन्वर्सन पूछा होगा तो चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट गिव द हाई आउटपुट विथ ऑल द इनपुट इज लो, ठीक है। इन तीनों में से आपका कौन है जो इनपुट लो रहेगा पर उसका आउटपुट जो हाई रहेगा। पहले उसका एक्सप्रेशन लग लेते हैं, और का जो है ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि ये है आपका और का सिंबल, ठीक है। ये अगर ए रहेगा, ये बी रहेगा, तो आपका आउटपुट जो आएगा इधर ए प्लस बी आएगा, ठीक है। नॉर का कैसा है, नॉर का और के जैसा है, और इधर एक बूफर लग जाएगा उसका, ठीक है, जिसके वजह से यह क्या होगा, आउटपुट तो ए प्लस बी देगा पर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका आंसर, ठीक है। नांड आपका कैसा आएगा, नांड का सिंबल ऐसा है, ये वाला पहले कर लेता हूँ एंड का, ठीक है, उसके बाद नांड का करेंगे। ए प्लस बी अगर उसका इनपुट रहेगा तो आउटपुट मल्टीप्लाई आएगा, ए मल्टीप्लाइड बी, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एंड का, ठीक है। तो नांड का कैसे आएगा, नांड का है आपका कुछ इस तरह सा, आगे एक बूफर लग जाएगा, तो ए बी अगर इनपुट होगा तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इन तीन चारों का एक्सप्रेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर उसका ऑप्शन नंबर दिया है हाई आउटपुट विथ ऑल इनपुट इज लो, ठीक है। और का देखिए, अगर ए भी 0 रहा और बी भी 0 रहा तो आउटपुट ए प्लस बी, तो आउटपुट भी आपका लो रहेगा, मतलब इनपुट लो है, आउटपुट भी आपका लो रहेगा। नॉर का देखते हैं, इनपुट ए और बी आपका लो रह जाएगा, ठीक, ए भी लो हो गया और बी भी लो हो गया, तो उसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब लो प्लस लो, लो आएगा पर उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब लो का अगर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो हो जाएगा हाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर, नॉर जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया, आप ये सब एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, जैसे कि नॉर का है ए प्लस बी, सॉरी और का है ए प्लस बी, नॉर का है ए प्लस बी का बार है, नान का है ए मल्टीप्लाइड बी, एंड का है ए मल्टीप्लाई बी, नान का है ए मल्टीप्लाई बी का बार, ठीक है। ये जो है आप एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं अच्छे से। चलते हैं आगे। तो इसमें से आपका एक होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। कौन सा एक ऐसा गेट है जो जिसका इनपुट लो होने से आउटपुट, सॉरी इनपुट अगर हाई रहेगा, ये इसको भी कर लीजिए, इनपुट अगर लो है आउटपुट लो है, ये वाला पहला क्वेश्चन। दूसरा है इनपुट अगर हाई है आउटपुट लो होगा, ठीक है। इनपुट अगर हाई है आउटपुट लो होगा, ये वाला है आपका पहला सवाल, ये वाला है आपका दूसरा सवाल, ये वाला होमवर्क का है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए इसका, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स SSI स्टैंड्स फॉर, SSI का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, स्मॉल सेल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऑप्शन का जो है, ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे देखिए, स्मॉल सेल इंटीग्रेशन, जो ऑप्शन बी पे है आपका सही आंसर। SSI का फुल फॉर्म जो है, ठीक है, स्मॉल सेल इंटीग्रेशन है आपका सही आंसर। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है।
ये जो चार ऑप्शन में से आपका कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। रेजिस्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट, वो तो सही दिया गया है आपका। वोल्टेज सोर्स इज ए एक्टिव एलिमेंट, ये भी सही है। कंडक्टेंस इज ए पैसिव एलिमेंट, ये भी सही है। करंट सोर्स इज ए पैसिव, ये तो गलत हो गया। करंट सोर्स आपका एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है मतलब ये वाला गलत है, पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। द वोल्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई इज 220 वोल्ट, दिस फिगर इज रिप्रेजेंट, ठीक है। आपका जो वोल्टेज जो है डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट, उसका जो फिगर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी मेजरेबल अमाउंट है वो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। आपका मीटर का जो रीडिंग है वो भी आपका आरएमएस वैल्यू है, ये चीज़ भी आपको एग्जाम पे पूछ सकता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल ए कैपेसिटर, ठीक है। कौन सा प्लेस जो है कैपेसिटर की सही जगह है जिसको हम उधर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो है आपका आंसर बी, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, ठीक है। क्योंकि आपका इंडक्टिव लोड का जो है उसका पावर फैक्टर जो है आपका लो रहता है, तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए आपका कैपेसिटर जो है पैरेलली कनेक्शन करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इंडक्टिव लोड, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर, ठीक है। तो चलते हैं आगे। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा नहीं, ये आपका ओम है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड द इंडक्टेंस इज 20 हेनरी। द आरएल सीरीज सर्किट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट विल बी, ठीक है। अगर आपका रेजिस्टेंस है 20 ओम और इंडक्टेंस है 2 हेनरी, तो आपका टाइम कांस्टेंट क्या है, तो आरएल सर्किट का आपका टाइम कांस्टेंट क्या है, ठीक है। उसका जो टाइम कांस्टेंट है का फॉर्मूला है क्या, टी इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। एल का पता है कितना दिया गया है आपका 2 और आर दिया गया है आपका 20, तो ये आ जाएगा आपका 1/10 मतलब 0.1 जो है आपका सही आंसर। तो ऑप्शन बी है आपका सही पर्सन आंसर 0.1, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो इस सवाल का आंसर पे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, एट डैश फ्रीक्वेंसी द पैरेलल आरएल सर्किट बिहेव एज द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। ऐसा एक सवाल में पीछे का सेशन में भी पूछा हुआ था, आरसी सर्किट कब आपका जो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आरसी सर्किट जो है वो है आपका लो फ्रीक्वेंसी पे बिहेव करता है रेजिस्टिव सर्किट की तरह, और आरएल सर्किट जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। फॉर 200 वोल्ट आरएमएस वैल्यू ट्राइंगुलर वेव द पीक वोल्टेज विल बी, ठीक है। तो ट्राइंगुलर वेव का आपका पीक वोल्टेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है √3 मल्टीप्लाइड बाई आरएमएस वैल्यू का जो दिया गया है आपका √3 मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है। अगर √3 को 200 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यह आपका 346 वोल्ट, ठीक है। यह आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला चीज़ याद कर लीजिए कि ट्रायंगुलर वेव का आपका √3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड इन, ठीक है। तो पहली बात जो है कैपेसिटर को रेटेड कैसे करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कैपेसिटर का अगर जो पावर जो निकलेंगे उसका ट्रायंगल पावर ट्रायंगल में नीचे का जो आएगा आपका ट्रू पावर आ जाएगा, एफरेंट पावर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये जो वाला आएगा आपका रिएक्टिव पावर, ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर उसमें हम रिएक्टिव पावर निकालते हैं, तो रिएक्टिव पावर का जो यूनिट है वो क्या है, kVAR, ठीक है। रिएक्टिव पावर का जो यूनिट है kVAR। तो कैपेसिटर फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन एट द रेटेड इन kVAR है आपका सही आंसर। तो ऑप्शन इधर डी दिया गया है आपका सही आंसर। तो चलते हैं आगे। द पावर इज मेजर इन द टर्म ऑफ डेसिबल इन द केस ऑफ, ठीक है। आपका पावर जो है डेसिबल में मेजर करता है कौन सा टर्म में, आपको तो पता है ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये वाला सब वोल्टेज और करंट को लेके जो है उसका मेजरमेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो आपका एम्पलीफिकेशन पर्पज में यूज होता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एम्पलीफिकेशन पर्पज में यूज होता है, तो उसका जो मेजरमेंट का है ना वो डेसिबल में यूज होता है। आपका जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये बोलो सब डेसिबल रेंज में मेजर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ एफरेंट पावर एंड द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द सर्किट वोल्टेज एट करंट, ठीक है। ये जो चीज़ है आपका होमवर्क देता हूँ आपको, इसको मैं अगले सेशन में मैं इसको डिस्कस कर लिया हूँ, ठीक है।
और एक मतलब हिंट्स देता हूँ, ये वाला आपका जो पावर ट्रायंगल है उसमें से आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है 284 नंबर का। चलते हैं आगे। द पावर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट एलिमेंट विल लिस्ट व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। आपका जो पावर कंज्यूमेशन लिस्ट कब होगा, आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई कॉस वाई, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू इधर आपका 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, तो पावर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब सबसे लिस्ट जो है आपका जीरो का वैल्यू है। तो ऑप्शन बी जो 90 डिग्री है आपका सही आंसर है इधर, ठीक है। चलते हैं आगे। इंडक्टेंस इफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो, ठीक है। इंडक्टेंस इफेक्ट द डायरेक्ट करंट फ्लो का इंडक्टेंस इफेक्ट कहाँ होता है, ठीक। आपको पता होगा जब हम हाउस वायरिंग में, मतलब आपका घर में भी देखे होंगे, आपका स्विच को, ठीक है, ऑन और ऑफ करने के वक्त आपका स्विच में गौर से देखे होंगे कुछ स्पार्किंग होता है उधर, जो स्पार्किंग होता है ना वो है आपका इंडक्टेंस इफेक्ट होता है उधर, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है देखिए, एट द टाइम ऑफ द टर्निंग ऑन एंड ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर, एट द टाइमिंग ऑफ टर्निंग ऑन एंड ऑफ आपका जो है इंडक्टेंस इफेक्ट उसी टाइम ही होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका इधर सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट में आपका क्या होता है, करंट और वोल्टेज का जो एंगल डिफरेंस कितना रहता है। रेजिस्टिव सर्किट पे आप गौर से ध्यान दीजिए, करंट और वोल्टेज जो है एक ही ऊपर होता है, ठीक है, मतलब इन फेज रहता है। तो ऑप्शन डी जो इधर है, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, ठीक है, ये वाला जो है आपका सही आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। ये आ गया आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। मैं अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूँ तो आपका क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में आपका आ जाएगा 90 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में आपका लीड करेगा 90 डिग्री, ठीक है, और इंडक्टिव सर्किट में आपका लैग करेगा 90 डिग्री। ये जो चीज़ है थोड़ा आप ध्यान से दे दीजिए, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट जो है लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री, देखिए पहला ऑप्शन करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज 90 डिग्री, ये आ गया आपका इंडक्टिव सर्किट का, ठीक है। करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ये आपका आ जाएगा कैपेसिटिव सर्किट का, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये वाला आएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। और प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर कंजर्वेशन जो है ये जीरो है, ठीक है। ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना वो बार बार एग्जाम पे पूछता रहता है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। द पावर टेकन ऑफ थ्री फेज लोड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। थ्री फेज लोड का पावर का एक्सप्रेशन जो है √3 VL IL cos फाई, ठीक है, ये जो है इसका पावर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है √3 VL IL cos फाई, ये है पावर का एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन का इधर पूछने का मतलब ये है, अगर आपका पूछा होगा पावर टेकन बाय थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है, इधर अगर पूछा होगा आपका थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड तो उसका पावर एक्सप्रेशन क्या है, और थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड तो उसका फेज एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। तो इधर कन्फ्यूज होने का कोई भी चांसेस नहीं है आपको, क्योंकि स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, थ्री फेज पावर का जो एक्सप्रेशन है वो यही रहेगा, √3 VL IL cos फाई, जो एक्सप्रेशन यही सेम रहेगा, वो चाहे स्टार पे हो या डेल्टा पे हो, ठीक है। तो एग्जाम पे कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपका पूछा होगा स्टार और डेल्टा, ठीक है, क्योंकि पावर का एक्सप्रेशन √3 VL IL cos फाई ही होगा। तो ये वाला बी ऑप्शन जो है इधर सही आंसर है आपका। चलते हैं आगे। द RMS वैल्यू एंड द मीन वैल्यू इन द सेम इन द केस, ठीक है। आपका RMS वैल्यू और मीन वैल्यू सेम कौन सा केस, मतलब RMS वैल्यू भी 1 है और मीन वैल्यू भी 1 है, तो वो कौन सा केस में है, वो आपका है स्क्वायर वेव का, ठीक है। स्क्वायर इधर आपका सी ऑप्शन पे दिया हुआ है स्क्वायर वेव, ठीक है। तो आपका स्क्वायर वेव में RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू जो है वो है सेम है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाउ मच RMS करंट डज 300 वाट 200 वोल्ट बल्ब टेक फ्रॉम द 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर लाइन, ठीक है। VI जो है आपको पता है, ठीक है। तो I इधर निकलने से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P/V, ठीक है। P का कितना दिया गया है इधर 300 वाट और V का कितना दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्यूशन कर देंगे 1.5 एम्पियर जो है होगा आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है 1.5 एम्पियर ये है आपका सही आंसर, ठीक है। और जो वैल्यू लिखा है वो सिर्फ आपके कन्फ्यूजन के लिए ये वाला वैल्यू दिया होगा, ठीक है। पहले जो प्रॉब्लम आएगा आप उसको आसानी से आराम से सोल्यूशन कर सकते हो, अगर थोड़ी सा
दिमाग उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ऑल द रूल एंड लॉ ऑफ ए डीसी सर्किट ऑल्सो अप्लाई इन एसी सर्किट कॉन्टेनिंग। ठीक है, मतलब ऐसा एक आपका एलिमेंट है जो डीसी सर्किट में भी आपका उसका सारे लॉ उसमें एप्लीकेबल हो सकता है और एसी सर्किट में भी उसका सारे लॉ उसमें एप्लीकेबल हो सकता है, वो है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डीसी सर्किट में भी एप्लीकेबल है, एसी सर्किट में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये वाला जो सवाल आपका एलएमआरसी में पूछा गया था। ठीक है, डीएमआरसी 2018 में उसको पूछा गया था। ठीक है, डीआरडीओ में ये वाला सवाल पूछा गया था। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो डीसी सर्किट और एसी सर्किट बोथ में यूज हो सकता है, वो है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन हैव मोर इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, आपका कौन सा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका इनिशियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, वो आपका अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, अंडरग्राउंड सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन का जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन से भी ज़्यादा है आपका अंडरग्राउंड सिस्टम। तो इनिशियल कॉस्ट सबसे जो ज़्यादा है अंडरग्राउंड सिस्टम, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द यूजुअल स्पान ऑफ आरसीसी पोल। ठीक है, आरसीसी पोल का जो यूजुअल स्पान कितना, स्पान का मतलब ये अगर आपका एक पोल है, दूसरा पोल ये वाला ऐसा है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो है आपका 80 से लेके 150 मीटर तक होना चाहिए। ठीक है, आरसीसी पोल का जो स्पान का लेंथ है वो है 80 से लेके 150 मीटर तक होना चाहिए। तो चलते हैं आगे। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज, अब ठीक है, आपका डीसी मोटर का जो स्पीड है वो कैसा है, आपको एक फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू EB/5। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको पता होगा और ये फॉर्मूला से भी आपको प्रॉब्लम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, एन इज इक्वल टू EB/5। EB के साथ जो है आपका स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली और फ्लक्स के साथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो ऑप्शन सी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स फॉर पोल, ये आपका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। द टॉर्क डेवलपमेंट बाय ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, डीसी मोटर का जो टॉर्क डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi Ia। ठीक है, ये तो आप पढ़ा होगा। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और आर्मेचर करंट के साथ है। तो ऑप्शन पे देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, फ्लक्स फॉर पोल एंड आर्मेचर करंट, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, और टॉर्क की बात करेंगे और आपका सीरीज में आ जाएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² के साथ। ठीक है, सीरीज में आपका आ जाएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² के साथ, क्योंकि उधर आपका आर्मेचर करंट, फील्ड करंट जो है सेम रहता है, तो फील्ड करंट के ऊपर आपका जो फ्लक्स जो है फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उधर आपका टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा। अगर मैं साउंड मोटर की बात करूं तो उधर आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपली Ia के साथ आएगा, क्योंकि साउंड मोटर में आपका फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो साउंड में आपका आ जाएगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ia, सीरीज में आ जाएगा इज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। ठीक है, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi Ia, ये इसका बेस्ट फॉर्मूला है। ठीक, ये जो तीनों चीज़ आप याद कर लीजिए आराम से। चलते हैं आगे। इन एन सर्किट कंटेनिंग RLC, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अगर आप एक सर्किट कंटेन करता है तो उसका पावर लॉसेस जो है वो किस में होगा। ठीक है, अगर आपका सर्किट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को कंटेन करता है तो आपका जो पावर लॉसेस ओनली फॉर रेजिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अगर पावर लॉसेस तो ओनली रेजिस्टेंस पे होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर, R ओनली। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इन एसी सर्किट लैमिनेटेड आयरन इज इनवार्बली यूज टू इन ऑर्डर टू। ठीक है, आपका एसी सर्किट में लैमिनेशन जो है उसका ज़रूरत क्या है, पहले मैं आपको बता के आया हूँ। लैमिनेशन क्यों किया जाता है, आपका एडी करंट जो है इसको रिड्यूस करने के लिए आपका लैमिनेशन किया जाता है। और लैमिनेशन में सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है, सिलिकॉन स्टील इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपका हिस्टैरिसीस लॉस है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपका सिलिकॉन स्टील यूज होता है लैमिनेशन में, और लैमिनेशन क्यों होता है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन एयरक्राफ्ट ऑल्टरनेटर हैविंग द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ। ठीक है, एयरक्राफ्ट ऑल्टरनेटर पे आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है और 400 हर्ट्ज है। ठीक है, 400 हर्ट्ज जो एयरक्राफ्ट में आपका जो अल्टरनेटर यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो है 400 हर्ट्ज, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। अनलाइक डीसी जनरेटर किलोवाट रेटिंग, अल्टरनेटर आर रेटेड है, मतलब आपका जो डीसी जनरेटर है वो आपका किलोवाट में रेटिंग होता है और अल्टरनेटर उस तरह किस में रेटिंग होता है। ठीक है, अल्टरनेटर जो है आपका केवीए में रेटिंग होता है।
ठीक है। डीसी जनरेटर आपका किलोवाट में रेटिंग होता है, ऑल्टरनेटर आपका केवीए में रेटिंग होता है, और केवीए में रेटिंग कौन होता है, ट्रांसफार्मर भी आपका केवीए में रेटिंग होता है। ठीक है, ये जो चीज़ है आप याद कर लीजिए। इन ऑल्टरनेटर व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन का, ये है आपका होमवर्क, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। तो इस सेशन को एंड करने से पहले अब तक जो है आपका 300 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, और ओनली 200 क्वेश्चन जो है वो भी आपको बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आप एग्ज़ाम की तैयारी 100% आप उधर, आज की सेशन कैसा लगा आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कुछ डाउट भी हो गया हो आप उसे भी कमेंट पे लिख सकते हैं। को कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपका दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।